हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि आज हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक दिया है तो इस क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। आपको जितने भी डाउट होंगे आपके आज सारे वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, हमारा पहला टॉपिक है रेस्पिरेशन। पहले हम देखते हैं रेस्पिरेशन होता क्या है। देखिए, अगर हमें कोई काम करना होता है तो उस काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, हमें चाहिए होती है एनर्जी, ठीक है। एनर्जी हमें कैसे मिलती है, जो हमारे बॉडी में स्टोर्ड फूड होते हैं। वो स्टोर फूड कौन से हो सकते हैं, वो फैट हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, या फिर वो प्रोटीन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है, ये जो हमारे बॉडी में स्टोर पार्टिकल होते हैं ये एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। और एनर्जी में कन्वर्ट कब होंगे, जब इनको मिलेगी ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये ऑक्सीजन गैस कैसे मिलती है, हमको रेस्पिरेशन के द्वारा ही मिलती है। यानी कि हमें किसी भी काम को करने के लिए जो ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा को बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन हमें मिलती है रेस्पिरेशन के द्वारा ही मिलती है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा रेस्पिरेशन का मेन काम क्या होता है। इसका मेन काम होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को फ्लो कराना, यानी कि ऑक्सीजन को पहुंचाना, ताकि हमारी बॉडी को किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी जो चाहिए होती है वो मिल सके, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इनटेक ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2 फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यानी कि फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है उसके लिए O2 को इनटेक करना यानी कि लेना, और CO2 को रिलीज करना मीन्स रिलीज करना यानी कि निकालना, क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो यानी कि वो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन होती है उसमें देखा जाए होता क्या क्या है। पहला तो होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है, कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक को हिंदी में कहते हैं अपचय क्रिया, ठीक है। और इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि कोई भी चीज़ अगर टूटती है तो उसको कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। और इसमें टूटती क्या है, इसमें टूटता है ग्लूकोज। ग्लूकोज किस में टूटता है, ग्लूकोज टूटता है एनर्जी में टूटता है और CO2 में टूटता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कैटाबॉलिक प्रोसेस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एनर्जी में और CO2 में होता है, ठीक है। इसलिए कैसी प्रोसेस है ये, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अब जब जाहिर सी बात है एनर्जी तो आपको दिख गई यहाँ पे रिलीज हो रही, तो यानी क्या क्या होती है इस प्रोसेस में, एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक। और ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस भी है। बायोकेमिकल का मतलब होता है ये क्रिया जो होती है वो सिर्फ जीवित लोगों में ही होती है, यानी कि रेस्पिरेशन जो होते हैं, अगर कोई मरा हुआ ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर रेस्पिरेशन नहीं होगा, यानी कि जो लोग जीवित होते हैं सिर्फ उन्हीं में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव का मतलब होता है जिस प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। यानी कि इस प्रोसेस में देखिए एनर्जी रिलीज तो हो रही है, लेकिन इस प्रोसेस को करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो जिस भी क्रिया को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसको बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। देखिए, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आप क्या हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ने में समझने में भी क्या हो, एनर्जी लग रही होगी, मुझे पढ़ाने में भी एनर्जी लग रही है। तो मेरा पढ़ाना और आपका समझना, ये दोनों कैसी प्रोसेस हो जाएगी, एक्टिव प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि दोनों में किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की। उसी तरह रेस्पिरेशन के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये भी कैसी हो जाएगी, एक्टिव। और जिस प्रोसेस में एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है वो कौन सी होती है, वो होती है पैसिव प्रोसेस, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया, नेक्स्ट पॉइंट दिया कि इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि हम लोगों में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है फिजिकल रेस्पिरेशन, दूसरा है केमिकल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो फिजिकल का मतलब होता है जो जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इस प्रोसेस में, हम लोग उनके बारे में जानने वाले, ठीक है, इस प्रोसेस से। और जो केमिकल रेस्पिरेशन है, जो केमिकल इसमें यूज़ होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो पहले हम बात करेंगे फिजिकल रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक। तो इसमें होता क्या है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट टू सेल बाई रेस्पिरेटरी पैसेज। यानी कि इसमें होता क्या, जो एटमॉस्फेयर में हमारी ऑक्सीजन गैस होती है उसको हम क्या करते हैं, अपने नॉस्ट्रिल यानी कि नाक के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद ये लंग्स में पहुंचता है और लंग्स के द्वारा ये ब्लड में पहुंच जाता है। और ब्लड से क्या होता है, पूरे बॉडी में हमारे जहाँ जहाँ जिस भी सेल को चाहिए होता है ये ऑक्सीजन, उसको ब्लड के द्वारा इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। यही होती है फिजिकल प्रोसेस, यानी कि फिजिकल रेस्पिरेशन। अब इसको डिटेल में अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इस चीज़ को। तो देखिए, इस प्रोसेस के लिए यानी कि ऑर्गन विच इंक्लूड इन फिजिकल रेस्पिरेशन। तो फिजिकल रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं, यानी कि जरूरत पड़ती है किसकी, उसके बारे में जानते हैं। पहला होता है नेजल पोर।
हमारा जो ऑक्सीजन होती है पहले नेज़ल पोर में जाती है, फिर वहाँ से कहाँ जाएगी, नेज़ल कैविटी में जाएगी। देखो नेज़ल पोर होता क्या है, ये क्या होती है, हमारी नाक बनी हुई है, ये नाक का स्ट्रक्चर है ना, ये दोनों पोर ऐसे होते हैं, नाक के पोर होते हैं ना जो हमारे छिद्र दिखते हैं बाहर से, वो होते हैं नेज़ल पोर, उसको कहते हैं नेज़ल पोर। उसके जस्ट अंदर जहाँ पर क्या पाए जाते हैं, देखेंगे आप ना, क्या होते हैं, रोए होते हैं ना, बाल, हेयर पाए जाते हैं, फिर उसके अंदर क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ भी होता है, तो उसको बोलते हैं नेज़ल कैविटी। कैविटी का मतलब ही होता है खाली स्थान, ठीक है, क्या होता है, खाली स्थान होता है। तो नेज़ल पोर से एयर कहाँ जाएगी, नेज़ल कैविटी में जाएगी, फिर जाती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स का मतलब होता है गले में एक पाइप होती है जिसको बोलते हैं फेरिंग्स, इस पाइप से खाना भी जाता है और सांस भी जाती है, ठीक है। फिर आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स होता है साउंड प्रोड्यूसिंग पार्ट होता है, ये हमारे गले में पाया जाता है, इससे जो हमारी आवाज़ निकलती है मोटी पतली जो भी है, ये लैरिंग्स की वजह से ही होता है। फिर आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया को बोलते हैं एयर पाइप। एयर पाइप का मतलब इस पाइप से सिर्फ एयर ही अंदर जाती है, ठीक है, खाना नहीं जाता इस पाइप से, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एयर पाइप कहते हैं, यानी कि विंड पाइप भी कहा जाता है ट्रैकिया को, ठीक है। फिर ट्रैकिया से कहाँ जाएगी, एयर लंग्स के अंदर जाएगी। हमारे पास दो लंग्स होती है, एक लेफ्ट में होती है, एक राइट में होती है, ठीक है। फिर लंग्स के अंदर क्या होता है, जो ट्रैकिया होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दोनों तरफ ब्रोंकाई में, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होगा सेकेंडरी ब्रोंकाई में, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई कई सारी ब्रोंकाई में डिवाइड होगा जिसको हम लोग कहते हैं टर्सरी ब्रोंकाई। फिर टर्सरी ब्रोंकाई किस में एयर पहुंचा देगा, ब्रोंकियोल से पहुंचा देगा, ठीक है। फिर ब्रोंकियोल से कहाँ जाएगी एयर, एल्वेलर सैक में जाएगी, फिर एल्वेलर डक्ट में जाएगी, फिर एल्वेलाई में चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसे जो होता है वो एयर का ट्रांसपोर्ट होता है हमारे लंग्स तक। चलिए इसको अब डायग्राम से देख लेते हैं कैसे होता है। तो ये देखिए पूरा डायग्राम दिख रहा है आपको, ये नेज़ल कैविटी है, ये पोर आपको दिख रहा है, पोर के अंदर जो खाली स्थान है इसको बोलते हैं नेज़ल कैविटी। यहाँ पे जो चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, म्यूकस होता है, चिपचिपा पदार्थ जो होता है, एयर के साथ जितने भी वेस्टेज होते हैं, धूल मिट्टी के कण जो भी आते हैं, उनको रोकने का काम कौन करता है, ये जो चिपचिपा पदार्थ हमारे नाक के अंदर पाया जाता है वो उसको रोक लेता है वहीं पर, ठीक है। ये और जो हमारे नाक में जो हेयर होते हैं उनका काम भी क्या होता है, वेस्टेज को बाहर ही रोक देना, ठीक है। और बाकी जितनी गैसें होती हैं वो नेज़ल कैविटी से तरह यहाँ पहुँच जाती है, फेरिंग्स में जाती हैं, फिर वहाँ से लैरिंग्स में आता है, फिर ये आता है हमारा ट्रैकिया। ये ट्रैकिया जो होता है ये आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक जाता है लेफ्ट लंग में, ये लेफ्ट वाला लंग से हमारा, और एक जाता है राइट लंग में, ठीक है। इन दोनों पार्ट को बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। जो ट्रैकिया यहाँ पे डिवाइड हो रहा है जिस जगह पे, यहाँ पे बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ये वाला पार्ट क्या होता है, ब्रोंकाई कहलाता है, ठीक है। और ब्रोंकाई जो आगे ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होगा, और ब्रोंकियोल्स जाके एल्वेओलाई में चला जाएगा, ठीक है। और नीचे आपको ये दिख रहा होगा डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन होता है इसको बोलते हैं थोरैकिक रीजन, ठीक है। क्या बोलते हैं, थोरैकिक रीजन। इस थोरैकिक रीजन में हमारा लंग्स भी पाया जाता है, हमारे हार्ट भी पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे गले से लेकर के जस्ट यहाँ तक का रीजन जो होता है वो होता है थोरैकिक रीजन। और थोरैकिक रीजन के जस्ट नीचे क्या पाया जाता है, हमारा एब्डोमिनल रीजन, ठीक है। एब्डोमिनल रीजन में क्या पाया जाता है, हमारा स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है, हमारे लीवर होते हैं, स्प्लीन पाया जाता है। तो इन दोनों रीजन के बीच में, यानी कि एक तरह से देखा जाए इन दोनों को डिवाइड करने वाला पार्ट क्या होता है, डायाफ्राम होता है। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, डायाफ्राम, क्योंकि ये दो रीजन को डिवाइड करने वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब जरा एक बार क्लियरली इस ब्रोंकाई की तीनों स्ट्रक्चर को जरा इसको जूम करके दूसरे स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। अब देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा है अच्छे से ना। अब ये हमारा ट्रैकिया है, आगे डिवाइड होगा, किस में डिवाइड हो, ब्रोंकाई में। इस ब्रोंकाई को बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। अब प्राइमरी ब्रोंकाई देखो ब्रांचेस में डिवाइड होगा, ये ब्रांच है, ये ब्रांच, ये ब्रांच, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोल देते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब सेकेंडरी ब्रोंकाई और ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, और सारी ब्रांचेस में डिवाइड होगी, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, टर्सरी ब्रोंकाई बोलेंगे, ठीक है। अब टर्सरी ब्रोंकाई किस में डिवाइड हो जाती है, ब्रोंकियोल्स में खुलती है, ठीक है। अब ब्रोंकियोल्स तक एयर पहुंच जाती है, उसके बाद आपको दिख रहा होगा बॉल लाइक जैसे स्ट्रक्चर आपको ऐसे प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम एल्वेलाई बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रोंकियोल्स से और एल्वेलाई के बीच में भी कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम देखने वाले हैं जूम करके दूसरे मतलब दूसरे स्ट्रक्चर में। इस डायग्राम को देखिए, ऐसे लग नहीं रहा अंगूर के गुच्छे लग रहे हैं ना आपको, ये सेम ऐसे स्ट्रक्चर इसका होता है हमारे हार्ट के अंदर, सॉरी लंग्स के अंदर हमारे ऐसे होता है, बहुत छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा अलग इसका डायग्राम लेके दिखाया है। तो देखिए ये हमारा क्या था, ये ब्रोंकियोल्स यहाँ पे प्रेजेंट था, ठीक है। ब्रोंकियोल जो होता है एल्वेलाई में कैसे खुलता है, एक नली होती है, उस नली को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं एल्वेओलर डक्ट। डक्ट का मतलब ही क्या होता है, पाइप होता है, ठीक है। तो एल्वेओलर का मतलब हो गया जो एल्वेलाई से जुड़ी हुई पार्ट है। तो एल्वेओलर डक्ट जो होता है वो ब्रोंकियोल्स को किस में ले जाकर खुलती है, एल्वेलाई में खुलती है, ठीक है। तो एल्वेलाई से पहले भी एक स्ट्रक्चर होता है एल्वेओलर सैक। जो एल्वेओलर सैक होता है, तो यानी कि यहाँ से एयर कहाँ जाएगी, सीधे एल्वेओलर डक्ट के द्वारा होते हुए जाएगी एल्वेओलर सैक में। ये स्ट्रक्चर देखिए एल्वेओलर सैक।
एक एल्वेलर सैक जो होता है वो कई सारे एल्वेलाई में खुलता है, ठीक है। यानी कि समझो ये क्या है, एल्वेलर डक्ट है, फिर एल्वेलर डक्ट किस में खुलेगा, एल्वेलर सैक में। एल्वेलर सैक किस में खुलेगा, कई सारे किस में खुलेगा, एल्वेलाई में खुलेगा, ठीक है। यानी कि एल्वेलर सैक से ज़्यादा किसकी संख्या होती है, एल्वेलाई की होती है। सबसे लास्ट सबसे स्टार्टिंग का पॉइंट हमारे क्या था, नेजल पोर था। रेस्पिरेशन का जो सबसे स्टार्टिंग का पॉइंट था वो नेजल पोर था, और सबसे एंड पॉइंट क्या है हमारे इस वाले पार्ट का, एल्वेलाई है। यानी हमारे लंग्स का सबसे लास्ट पार्ट जो होता है वो एल्वेलाई होता है, यहाँ पे आके एयर रुक जाएगी, ठीक है। यहीं तक एयर को पहुंचाना था, क्योंकि इसके बाहर जो आ जाएगा वो हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होगा उसको हम आगे पढ़ने वाले, ठीक है। हमको बस यहीं तक जानना था। तो आपको डायग्राम में क्लियर हो गया ना, ये होता है एल्वेलर डक्ट, ये होता है एल्वेलर सैक, ये होता है एल्वेलाई। यहाँ पे क्या था, ब्रोंकियोल्स था, जो कि हम प्रीवियस डायग्राम में समझ चुके हैं, ठीक है। अब चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ट्रैकिया डिवाइडेड ऑन फिफ्थ वर्टिबल रीजन। यानी कि जो ट्रैकिया ऐसे डिवाइड होता है जिस पार्ट में, एक तो लेफ्ट में चला जाता है लंग्स में, और एक कहाँ जाता है, राइट लंग में जाता है। तो ये डिवाइड वाला पार्ट यहाँ दिख रहा है, ये कौन सा पार्ट होता है, ये फिफ्थ वर्टिबल रीजन होता है। हमने पढ़े थे वर्टिबल रीजन हमारे मतलब जो बॉडी में होते हैं, जब हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था तो मैंने आपको पढ़ाया था। तो फिफ्थ वाला वर्टिबल रीजन जो हमारा होता है वहीं पर हमारा ट्रैकिया डिवाइडिंग वाला पार्ट होता है ट्रैकिया का, ठीक है। और लंग्स को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भी कहते हैं, क्योंकि दोनों लंग्स के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गैस भरी होती है, बहुत सारी ऑक्सीजन भरी होती है इसके अंदर, इसलिए इसको ऑक्सीजन का सिलेंडर भी कहा जाता है, ठीक है। फिर कहता है ह्यूमन्स हैव टू लंग्स। मनुष्य में दो लंग होते हैं, एक तो हो गया ये राइट लंग, ये हो गया लेफ्ट लंग, ठीक है। जो उसके बाद क्या है, लंग्स आर सिचुएटेड विद इन द थोरैकिक कैविटी ऑफ चेस्ट। यानी कि जो हमारा चेस्ट होता है उसकी थोरैकिक कैविटी में पाया जाता है। देखो ये जो रीजन होता है हमने पढ़ा भी ना पीछे, कि जो हमारे गले से नीचे हमारा रीजन होता है वो क्या होता है, थोरैकिक रीजन होता है। तो जाहिर सी बात है हमारा लंग्स किसी न किसी खाली जगह पर प्रेजेंट होगा ना, तो कैविटी से बोलेंगे जो खाली जगह होगी। और थोरैकिक रीजन है इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, थोरैकिक कैविटी। यानी कि जो हमारे लंग्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, थोरैकिक कैविटी में पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। फिर आता है द राइट लंग इज बिगर देन लेफ्ट लंग। अब बात आती है कि जो हमारा दाहिना वाला लंग होता है वो थोड़ा बड़ा होता है कंपेयर टू लेफ्ट लंग के। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा लेफ्ट लंग होता है यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ अपने पीछे पड़ा था ना, हार्ट हमारा पाया जाता है। तो लेफ्ट लंग की तरह हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, इस वजह से जो हमारा लेफ्ट लंग होता है वो छोटा होगा कंपेयर टू राइट लंग्स के, ठीक है। राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब। जो राइट वाला लंग है वो बड़ा है इसलिए वो 3 लोब में डिवाइड होता है, और लेफ्ट लंग जो होता है वो छोटा होता है इसलिए कितने लोब में डिवाइड होता है, वो 2 लोब में डिवाइड होता है, ठीक है। यानी कि टोटल हमारे लंग्स में कितने लोब होते हैं, 5 लोब्स होते हैं, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं पॉइंट क्या कहता है, लंग्स इज सराउंडेड बाई डबल थिन लेयर कॉल्ड प्लूरा। जो हमारे लंग्स होते हैं वो 2 लेयर से सराउंड होते हैं, दोनों लेयर बहुत पतली होती है। इन दोनों लेयर को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, प्लूरा कहा जाता है। ऊपर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं पेराइटल प्लूरा, और जो अंदर की लेयर होती है उसको बोलते हैं ब्लिसरल प्लूरा, ठीक है। अब जरा इसको डायग्राम से एक बार समझा देती हूँ मैं। अब देखिए डायग्राम को दिख रहा होगा इस पर, ठीक है। अब ये क्या हमारा, ये वाला जो है हमारा राइट लंग है, और ये वाला कौन सा है, लेफ्ट है, ठीक है। इसको भी राइट लिख लेते हैं फिर क्लियर हो जाएगा आपको। अब दिख रहा है लंग्स, 3 लोब देखो, एक लोब तो ये हो गया, दूसरा लोब ये है, और तीसरा लोब ये है। इसमें 2 ही लोब दिख रहे हैं ना, एक ये लोब है और दूसरा लोब ये है, ठीक है। छोटा क्यों है लेफ्ट लंग, इसको मैं डायग्राम में दिखाती हूँ। ये देखिए आपको दिख रहा होगा धंसा हुआ पार्ट थोड़ा सा ना, इसको हम लोग कहते हैं कार्डियक नॉच, जो कि हम लोग किससे पढ़ चुके हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। कार्डियक नॉच क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर जो होता है हमारा हार्ट ऐसे धंसा होता है, ठीक है। हार्ट का जो वेंट्रिकल पार्ट होता है, वेंट्रिकल पार्ट यहाँ पर धंसा होता है इसलिए इसको कार्डियक नॉच कहा जाता है, और इसी वजह से लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट क्लियर कर लिए। और एक लेयर की बात की गई थी ना इसमें, देखिए लेयर जो होते हैं इसके ऊपर डबल लेयर पाई जाती है, ठीक है। एक लेयर समझो ये हो गई, ठीक है, और दूसरी लेयर जो होती है इससे अटैच होती है, सॉरी थोड़ा, हाँ ये थोड़ी अटैच होती है, यानी कि 2 लेयर ऐसे होती हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं, दोनों लेयर को मिला के कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, दोनों को कहते हैं प्लूरा, ठीक है, प्लूरा कहा जाता है। अब जो ऊपर की लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पेराइटल प्लूरा, और जो अंदर की होती है उसको कहते हैं विसरल प्लूरा कहते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों लेयर को ही क्या कहते हैं, प्लूरा कहा जाता है कलेक्टिवली। ऊपर की पेराइटल है, अंदर की विसरल है। इन दोनों के बीच में आपको स्पेस दिख रहा होगा, और हम लोग स्पेस को क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। साइंस में लोग कैविटी ही यूज़ करेंगे टर्म, ठीक है। तो इस कैविटी का नाम क्या हो जाएगा, प्लूरल कैविटी, क्योंकि प्लूरा के बीच में कैविटी है तो इसका नाम भी इससे मिलता जुलता ही होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लूरल कैविटी। अब कैविटी है तो जाहिर सी बात है ऑर्गन के अंदर अगर कोई कैविटी दिखेगा समझ जाओ वहाँ फ्लूइड जरूर भरा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई फ्लूइड जरूर होगा, उस फ्लूइड को क्या कहेंगे, इस फ्लूइड को हम लोग कह देंगे प्लूरल फ्लूइड, ठीक है।
तो यानी कि जो हमारे लंग्स होते हैं वो डबल लेयर प्लूरा से सराउंडेड होते हैं। उनके बीच में एक कैविटी होती है जिसको प्लूरल कैविटी कहते हैं। वहाँ पर एक फ्लूइड होता है जिसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड का मेन काम क्या होगा, इसको आउटर इंजरी या शॉक या फिर जो भी जर्क वगैरह होते हैं हर चीज़ से इनको प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, मेन फंक्शन इनका यही होता है। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो हमने देख लिया इस चीज़ को। अब आगे देख लेते हैं। बिटवीन दीज टू लेयर्स हैज़ प्लूरल कैविटी विच इज़ फिल्ड विथ प्लूरल फ्लूइड। देर आर अबाउट 300 मिलियन एल्वेलाई इन बोथ द लंग्स। यानी कि हमारे दोनों लंग्स जो होते हैं दोनों में प्रत्येक में 300 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन के बराबर क्या होता है, 1 मिलियन की वैल्यू होती है 10 लाख के बराबर। तो 10 लाख को मल्टीप्लाई कर लीजिए 300 से, वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 300 मिलियन जो होते हैं हर एक लंग्स में एल्वेलाई पाए जाते हैं। मीन्स दैट दोनों लंग्स को अगर मिला लें तो लगभग 600 मिलियन एल्वेलाई जो होते हैं हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। अब समझ सकते हैं एल्वेलाई के अंदर कितने सारे एयर भरे होंगे, इसलिए तो कहा जाता है लंग्स को एयर का सिलेंडर। ठीक है, वो भी कौन सी एयर का, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। जो एल्वेलाई होती है वो क्या कर देती है, जो सरफेस होती है इसका सरफेस एरिया बढ़ा देती है ताकि गैसों का एक्सचेंज किसके बीच एक्सचेंज हो सके, जो हमारी एल्वेलाई होती है जहाँ पर क्या होता है एयर जाकर प्रेजेंट होता है उनके बीच और ब्लड के बीच जो एयर का तो क्या होगा, एक्सचेंज होगा। कैसे एक्सचेंज होगा हम आगे पढ़ने वाले हैं कैसे एक्सचेंज होगा। लेकिन यहाँ पर एक्सचेंज सिर्फ O2 का और CO2 का ही होना है। ठीक है, O2 जाएगा ब्लड में और CO2 ब्लड से जाएगा हमारे एल्वेलाई में यानी कि लंग्स में जाने वाला। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे इस चीज़ को। फिर देखिए क्या कहता है, फिर आगे का पॉइंट जो कहता है कि व्हेन स्ट्रेच्ड एल्वेलाई, अगर हम एल्वेलाई जो ऐसे बॉल स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको अगर खोल दें ओपन कर दें तो दे कवर 100 मीटर स्क्वायर एरिया। तो ये लगभग 100 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर कर सकता है। अब आप सोच सकते हैं दैट इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ टेनिस कोर्ट। यहाँ पर यानी कि जहाँ पर टेनिस खेला जाता है वहाँ का जो एरिया होता है लगभग उस एरिया के बराबर जो होता है एक एल्वेलाई का एरिया होता है। इसी वजह से कहते हैं ना कि मतलब एल्वेलाई का इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर, क्योंकि यहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन गैस बहुत ज़्यादा यहाँ भरी होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपने फिजिकल जो हम लोग पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन, उसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ब्रीदिंग है। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रीदिंग देखेंगे उसके बाद, क्योंकि ये भी फिजिकल प्रोसेस जो हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन का उसी का ही पॉइंट है ये। ठीक है, तो ब्रीदिंग में देखो होता क्या, ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना। हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं जो दिन भर हम लोग ले रहे हैं, अभी बात करें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सांस लेते रहते हैं, हमेशा सांस लेते रहते हैं, तो वही है ब्रीदिंग हमारी। ठीक है, तो ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, इंक्लूड एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन को ही एक्सहेलेशन कहते हैं और इंस्पायरेशन को इनहेलेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक्सपायरेशन का मतलब होता है सांस बाहर निकालना, इंस्पायरेशन का मतलब होता है सांस अंदर की तरफ लेना। ठीक, इंस्पायरेशन जब हम करते हैं यानी कि जब हम सांस अंदर की तरफ खींचते हैं तो उसमें 2 सेकंड का टाइम लगता है, और जब हम बाहर की तरफ सांस निकालते हैं तो उसमें टोटल 3 सेकंड का टाइम लगता है। यानी कि एक बार ब्रीथ करने में हमें टोटल कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड का टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो 1 मिनट, तो जाहिर सी बात है 1 मिनट में कितनी बार हम लोग ब्रीथ करेंगे, 1 मिनट में हम लोग 12 बार ब्रीथ करते हैं। ठीक है, अगर एक ब्रीदिंग में 5 सेकंड का टाइम लग रहा है तो 12 ब्रीदिंग में कितना लगेगा, 1 मिनट का टाइम लगेगा हमें। ठीक है, यानी कि हमारा ब्रीदिंग रेट कितना हो जाएगा अप्रॉक्स, देखा जाए तो 12 से 16 मिनट पर मिनट होता है। ठीक है, यानी कि 1 मिनट में हम लोग 12 से 16 बार क्या करते हैं, सांस लेते हैं। यानी कि एक बार इनहेल करते हैं, एक बार एक्सहेल करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पिरेटरी रेट इज कंट्रोल्ड बाई मेडुला ऑब्लांगेटा। देखो मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है वो किसका पार्ट होता है, वो होता है हाइंड ब्रेन का पार्ट, जिसको हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं अच्छे से पूरा। ठीक है, तो ये बताने की जरूरत नहीं कि क्या होता है ये, तो हमारे रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करेगा मेडुला ऑब्लांगेटा। कैसे करेगा इसी को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पढ़ते पहला पॉइंट, ऑन डॉर्सल साइड ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट विच स्टिमुलेट फॉर इंस्पायरेशन आफ्टर 3 सेकंड, सो डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी सेंटर। अब देखो डॉर्सल साइड का मतलब होता है जैसे हमारा हाथ होता है तो जहाँ पे हमारे नेल्स प्रेजेंट होते हैं जिस साइड पे उसको हम डॉर्सल साइड बोलते हैं, और जिधर हमारे हाथ की हथेली में मतलब रेखाएं होती हैं उसको हम वेंट्रल साइड बोलते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह मेडुला ऑब्लांगेटा का भी होता है, एक आगे का हिस्सा होता है एक पीछे का हिस्सा होता है। ठीक है, तो जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं डॉर्सल साइड। ठीक है, तो वो क्या करता है, वहाँ पर प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी सेंटर। ठीक है, वो प्रत्येक
3 सेकंड बाद स्टिमुलेट करेगा। क्या करेगा? स्टिमुलेट। स्टिमुलेट करना मतलब होता है संकुचित देना, संकुचन देना। कि क्या, किस चीज़ का संकुचन देना? कि अब हमें सांस अंदर की तरफ खींचना चाहिए, ठीक है। तो मिडल ऑफ लैंगेटा का जो डोर्सल वाला पार्ट होता है वो क्या करेगा? हमारे ब्रेन को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा कि भैया हमको सांस अंदर की तरफ खींचना चाहिए। 3 सेकंड बाद ही क्यों करता है? क्योंकि 3 सेकंड तो हमने एक्सपायरेशन किया, यानी कि हम लोगों ने सांस बाहर की तरफ निकाला है। जब हम सांस बाहर की तरफ छोड़ देते हैं तब हमें लगेगा हाँ मुझे सांस अंदर की तरफ भी खींचना चाहिए। तो 3 सेकंड बाद स्टिमुलेशन कहाँ पर होता है? डोर्सल साइड पे होता है मिडल ऑफ लैंगेटा का, ठीक है। इसलिए जो मिडल ऑफ लैंगेटा का डोर्सल वाला साइड है उसको क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी सेंटर कहते हैं। क्योंकि ये हमें 3 सेकंड बाद इंस्पायरेशन यानी कि सांस अंदर की तरफ खींचने के लिए क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, यानी कि उत्तेजित करेगा, ठीक है। अब फिर आता है, जैसे स्टिमुलेट का मतलब होता है जैसे मिर्ची को आपने देखी और आपके मुंह में क्या तुरंत ही पानी आ जाता है, तो पानी का आना ही क्या होता है? स्टिमुलेशन होता है, ठीक है, इसी को कहते हैं। अब देखो, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा रेस्पिरेटरी सेंटर आर प्रेजेंट विच स्टिमुलेट आफ्टर 2 सेकंड्स। सो वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी सेंटर। यानी कि जो हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा का वेंट्रल साइड होता है उस वहाँ पर कौन सा होता है सेंटर? ये जो होता है वेंट्रल साइड जो होता है वो 2 सेकंड बाद हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा। क्यों करेगा 2 सेकंड बाद? क्योंकि 2 सेकंड तो हम लोगों ने क्या किया? इंस्पायरेशन किया है। अब 2 सेकंड बाद हमारा इंस्पिरेशन हो जाएगा तो हमें सांस निकालने की फिर से ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें सांस बाहर की तरफ निकालने के लिए हमारा वेंट्रल साइड क्या करेगा? स्टिमुलेशन देगा और कहेगा भैया अब सांस बाहर की तरफ छोड़ना है। तो इस वजह से जो हमारा डोर्सल पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा इंस्पायरेटरी सेंटर, और जो वेंट्रल साइड होता है मिडल ऑफ लैंगेटा का वो होता है एक्सपायरेटरी सेंटर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि पॉन्स वेरुलाई इज न्यूमेटिक सेंटर। न्यूमेटिक सेंटर का मतलब होता है ये ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन ये ज़्यादातर ऐसे पूछता है कि हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट न्यूमेटिक सेंटर होता है, तो वो होता है पॉन्स वेरुलाई, ठीक है। पॉन्स वेरुलाई जो होता है ये भी हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है? ये भी हमारे हाइंड ब्रेन का ही पार्ट है। पॉन्स वेरुलाई, मेडुला ऑब्लांगेटा और एक थर्ड क्या होता है? सेरिबेलम होता है, ठीक है। अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं हम लोग। तो ये भी क्या करता है? ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग। अब यानी कि ब्रीदिंग हम लोग करते हैं, यानी कि सांस अंदर की तरफ ले रहे हैं बाहर की तरफ छोड़ना है, तो उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं? एक तो हमारा रिब्स होता है जिसको हम पसलियाँ बोलते हैं, दूसरा होता है इंटरकॉस्टल मसल और तीसरा होता है डायाफ्राम। अब मैं इसको डायग्राम से दिखाती हूँ ये तीनों पार्ट होते कहाँ पे हैं। ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये हमारा पूरा ये क्या है? स्ट्रक्चर। ये रिब्स बने हैं, ये जो हड्डी की तरह ये दिख रहा है बोन्स, ये रिब्स होते हैं। टोटल ये 12 पेयर होते हैं, ठीक है। 12 पेयर टोटल होते हैं रिब्स। तो हम जब ब्रीदिंग करते हैं तो एक रिब्स पे इफेक्ट पड़ने वाला है, दूसरा रिब्स के बीच में मसल्स पाई जाती है। मसल्स दिख रेड कलर की, इन मसल्स को बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। और डायाफ्राम आपको पता ही होगा, ये नीचे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये डायाफ्राम है, ठीक है। हमको ये तीनों चीज़ देखना है, ठीक है। ये क्या देखना है हमको? तीनों चीज़ ये देखना है डायाफ्राम के बारे में। ये हड्डी नहीं डायाफ्राम है, ठीक है। इसकी जो मसल्स होती है जो मतलब ये थोरैकिक और एब्डोमिनल रीजन को अलग करती है उसको बोलते हैं डायाफ्राम, ठीक है। तो हमको ये दोनों चीज़ देखना है, तीनों चीज़ देखना है। अब इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले कि इन तीनों पे इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन यानी कि इनहेलेशन। अब देखो हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, ब्रीदिंग में सबसे पहले हमने इनहेलेशन को लिया जिसको करने में हमें कितना टाइम लग रहा है? 2 सेकंड का टाइम लग रहा है। अब सपोज आप खुद मेरे साथ करके देखिएगा। अब आप सांस अंदर की तरफ खींचिए तो आपको क्या फील हो रहा है? पसलियाँ आपको अपने हाथ से टच करके देखिए तो आपको चेस्ट पे दिख रहा होगा, कुछ हड्डी ऐसे लगती है ना, हड्डी दिखती हैं आपको चेस्ट पे, कुछ वही पसलियाँ होती हैं, ठीक है। तो अब आप जब सांस अंदर की तरफ खींचेंगे तो क्या फील होगा? आप खुद ऑब्जर्व करेंगे, जो चीज़ इसमें लिखी है मैंने वही चीज़ ऑब्जर्व करेंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले देखते ही जो इंस्पायरेशन होता है वो कैसी प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव का मतलब मुझे पता है, आपको पता चल गया होगा, यानी कि इनहेलेशन करने में हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जब हम सांस अंदर की तरफ खींचते हैं तो हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस वजह से इंस्पायरेशन कैसी प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है, ठीक। दूसरा पॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। अब जो इंटरकॉस्टल मसल जो हमारे रिब्स के बीच में मसल्स होती हैं वो अंदर की तरफ भी होती है बाहर की तरफ भी होती हैं। तो जो बाहर की तरफ होती है उसको एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल बोलते हैं और जो अंदर की तरफ होती है उनको इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हमें एक्सटर्नल के बारे में ही बात करनी है तो हमें इसीलिए बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड डायाफ्राम, यानी कि जब हम सांस अंदर की तरफ खींचेंगे तो क्या होगा? हमारा डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी कि सिकुड़ेगा। अभी आप सांस खुद खींचो तो ऐसा लग रहा है हमारे पेट पे खिंचाव पड़ता है, पेट जहाँ पे होता है उसका जस्ट ऊपर ही तो हमारा डायाफ्राम होता है ना। तो यानी कि डायाफ्राम क्या हो रहा है? सिकुड़ता है। और जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती है रिब्स के बीच में वो भी क्या होती है? वो भी सिकुड़ती हैं, ठीक। अब देखो इंटरकॉस्टल मसल सिकुड़ रही हैं, ये मसल है इनके बीच ये सिकुड़ रहा है और डायाफ्राम भी सिकुड़ रहा है। तो यानी कि जब वहाँ पर
जाहिर सी बात है, मैं जो जहाँ पर हमारा लंग है उसके ऊपर का एरिया सब कुछ क्या सिकुड़ जा रहा है। तो जो थोरैकिक कैविटी है यानी कि जहाँ पर लंग्स हमारा प्रेजेंट होता है उसको क्या हो जाएगा, उसको स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। एक बार मैं डायग्राम में दिखाती हूँ ऐसे। अब जैसे ये डायग्राम है, ठीक है, अब ये क्या होगा, ये और सिकुड़ जाएगा। जैसे ये सपोज यहाँ तक फैला हुआ ना, जब हम इंस्पिरेशन करेंगे तो ये क्या होगा, इतने दूर में फैल जाए, ये पूरा पार्ट यहीं तक आ जाए, तो क्या होगा, इतना स्पेस तो खाली हो गया ना। और ये पूरा पार्ट कहाँ है, ये थोरैकिक कैविटी में तो प्रेजेंट है। तो थोरैकिक कैविटी का एरिया क्या हो जाएगा, थोड़ा सा खाली हो जाएगा ना। तो थोरैकिक कैविटी का एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब हम अंदर अंदर की तरफ सांस लेते हैं तो ये सिकुड़ेगी, ये पूरा सिकुड़ेगा, डायाफ्राम भी सिकुड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ का जो एरिया होगा थोड़ा सा वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। अब जब एरिया बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एयर प्रेशर डिक्रीज। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो वायु का प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो एरिया होती है वो क्या होती है, प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। देखिए जितनी कम स्पेस होगा उसके अंदर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। प्रेशर का मतलब ही क्या होता है, दबाव होता है ना। और जितना बड़ा एरिया होगा उसके अंदर एयर का प्रेशर क्या होगा, उतना कम होगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा आप अपने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, थोरैकिक कैविटी यानी कि चेस्ट के अंदर जो खाली स्थान होता है वो वहाँ का एरिया यानी कि बढ़ जाएगा, वो जगह भर बढ़ जाएगी। और जब जगह बढ़ गई तो जाहिर सी बात है लंग्स के अंदर जगह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर वायु का प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। अंदर प्रेशर कम हो गया हमारे लंग्स के अंदर, तो जाहिर सी बात है जो बाहर एयर है वो कहाँ जाएगी, हमारे एयर लंग्स के अंदर आ जाएगी। क्यों आ गया, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो एयर होती है, एयर का फ्लो किधर होता है, हमेशा हायर प्रेशर टू लोअर की तरफ होता है, ठीक है। जिधर प्रेशर कम होगा एयर हमेशा उधर की तरफ ही फ्लो करेगी। इसको देखिए समझ लेते हैं। अभी समझिए आप खड़े एक जगह पे खड़े हैं, अगर आपको कोई धक्का लगाए, एक इंसान आपको आगे की तरफ से धक्का लगा रहा है, एक पीछे से धक्का लगा रहा है, तो आप किधर की तरफ गिरोगे। जैसे इसने क्या लगाया, इसने बहुत तेज से आपको धक्का लगाया, इसने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो जाहिर सी बात है इसने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो आप इधर की तरफ नहीं गिरोगे बल्कि किधर गिरोगे, इधर की तरफ गिरोगे, ठीक है। जिधर से फोर्स लगा उसके जस्ट अपोजिट आप गिरते हैं ना। सेम वही चीज़ प्रेशर में भी होता है, ठीक है। तो जिधर प्रेशर ज़्यादा होगा एयर हमेशा उधर नहीं जाएगी बल्कि क्या जाएगी, हाई से किधर जाती है, हाई से लो की तरफ जाती है, ठीक है। तो हमारे लंग्स में इस टाइम पे क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया है। इस वजह से एयर बाहर से किधर आ जाएगी, हमारे अंदर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि इंस्पायरेशन में कैसे एयर अंदर की तरफ आती है। तो हम लोग ने क्या क्या देखा, क्या क्या चेंज होंगे, हमारी रिप्स क्या हो जाएगी, हमारी रिप्स जो होती है वो अपवर्ड होगी, फॉरवर्ड होगी, आउटवर्ड होगी, यानी कि ऊपर की तरफ, आगे की तरफ और बाहर की तरफ उड़ जाती है, ठीक है। एक्सटर्नल जो इंटरकॉस्टल मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी ऊपर की तरफ, यानी कि सिकुड़ेगा ऐसे ऊपर की तरफ पहुंच जाएंगे, ठीक है। और डायाफ्राम जो होगा वो सिकुड़ेगा तो, लेकिन वो नीचे की तरफ सिकुड़ता है, ठीक है। और वो फ्लैट, अब जैसे डायाफ्राम ऐसे ही होता है ना, तो जब नीचे की तरफ थोड़ा सिकुड़ेगा तो कैसे हो जाएगा, थोड़ा इधर सिकुड़ के नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, यानी कि फ्लैटन, यानी कि थोड़ा फ्लैट हो जाएगा। पहले तो ऐसे उठा हुआ होता है, गुंबदाकार होता है, यानी कि ऐसे उठा उठा होता है, लेकिन जब नीचे की तरफ थोड़ा सिकुड़ेगा तो थोड़ा ऐसा फ्लैटन यानी कि थोड़ा चिपटा हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं डायग्राम में सब कुछ दिखा रही हूँ। फिर क्या, वॉल्यूम ऑफ थोरैकिक कैविटी, वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, जिसकी वजह से यहाँ का प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज हो गया। और अब बात एक और आती है, लंग्स के अंदर तो प्रेशर कम हो गया है, ठीक है। तो अल्वेलाई के अंदर क्या होगा, जाहिर सी बात है लंग्स के अंदर ही अल्वेलाई होती है, तो वहाँ भी प्रेशर क्या होगा, वहाँ भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसको जरा डायग्राम में दिखाती हूँ। ये देखो, अब ब्रीदिंग इन, अब सांस हम अंदर की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। अब ये एयर पाइप से अंदर गई, ठीक है। अंदर जैसे जाएगी ये हमारी रिप्स आपको दिख रही होंगी, ये रिप्स क्या होंगी, ये इसके अंदर जो मसल्स दिख रही हैं ये ऊपर की तरफ से सिकुड़ जाएंगी, ये एरिया छोटा हो जाएगा। अब जैसे ही एरिया ऊपर की तरफ सिकुड़ेगा ना, यहाँ की थोरैकिक कैविटी का एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। इतना कम हो जाएगा कि बाहर का जो प्रेशर है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, उसके अंदर का जो प्रेशर होता है वो कम होता है। तो जाहिर सी बात है एयर का प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है, बाहर की तरफ अंदर कम है, तो एयर का फ्लो कहाँ होगा, बाहर से अंदर की तरफ होगा। ऑलवेज हाई टू लो की तरफ, जैसे हमारा टेम्परेचर होता है हाई से लो की तरफ मूव करता है, वैसे प्रेशर भी जो होता है वो हाई से लो की तरफ ही मूव करेगा, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ एयर आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, अंदर ऑक्सीजन, मतलब अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, यानी कि ब्रीदिंग कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है। और डायाफ्राम देखो, ऐसे भी देखो, डायाफ्राम क्या ऐसे उठा हुआ होता है, फिर सीधे देखो चिपटा थोड़ा सा हो गया, ठीक है। क्या हो गया, चिपटा हो गया, ठीक है। यही सब चेंजेस होते हैं इसके अंदर। अब देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन, यानी कि एक्सहेलेशन देखेंगे इसमें क्या होता है। तो ये कैसी प्रोसेस है, ये पैसिव है, मीन्स यानी कि जब हम लोग गैस रिलीज करते हैं तो उसमें हमारी एनर्जी नहीं लॉस होती है, तो इस वजह से कैसी प्रोसेस है एक्सपायरेशन, पैसिव प्रोसेस है, ठीक।
एक्सटर्नल इंटर देखो जो जो इंस्पायरेशन में हुआ था जस्ट अपोजिट इसमें होने वाला है, जस्ट उल्टा। अगर आपको वो चीज़ समझ में आ गई ना तो इसको समझने में टाइम नहीं लगेगा। इंटरकॉस्टल मसल जो होती है एक्सटर्नल और डायाफ्राम, उसमें कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, इसमें क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, यानी कि फैल जाएंगी। वो अब जब फैल गई तो जाहिर सी बात है थोड़ा की कैविटी की वो एरिया क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, उसका एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब एरिया बड़े से छोटा हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर उसका ज़्यादा हो जाएगा। अब प्रेशर अंदर जो है वो ज़्यादा है, क्या है, अंदर जो ज़्यादा है, और बाहर का प्रेशर के कंपेयर में क्या अंदर प्रेशर ज़्यादा है, तो एयर कहाँ जाएगी, एयर जाएगी अंदर से बाहर की तरफ। तो ऐसे क्या हो जाता है, एक्सपीरेशन हो जाता है, यानी कि एयर जो होती है वो लंग्स से क्या हो जाती है, बाहर की तरफ ऐसे मूव कर जाती है, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन प्रेशर। याद रखिएगा प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ये मूवमेंट होता है। तो इसमें चेंजेस क्या क्या है, मूवमेंट रिप्स जो हुआ उसमें क्या हुआ था, अपवर्ड हुआ था, इसमें डाउनवर्ड हुआ, उसमें फॉरवर्ड हुआ था, इसमें बैकवर्ड हुआ, उसमें क्या हुआ था, उसमें फॉरवर्ड हुआ था, इसमें क्या हो गया, इनवर्ड हो गया, ठीक है, सॉरी अपवर्ड हुआ था, इसमें इनवर्ड हो गया। अब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल में क्या हो जाएगा, उसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसमें रिलैक्स होगा। कॉन्ट्रैक्ट किधर हुआ था, अपवर्ड की तरफ हुआ था, इसमें रिलैक्स होगा नीचे की तरफ। डायाफ्राम उसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसमें क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, फिर से अपने शेप में आ जाएगा, डोम शेप जो कि इसका स्ट्रक्चर होता है। और वॉल्यूम थोड़ा कैविटी का क्या हो जाएगा, घट जाता है। प्रेशर जो होता है इसका इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। हमारे एल्वेलाई के अंदर का जो प्रेशर होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसी वजह से एल्वेलाई के अंदर जो CO2 गैस आती है वो क्या हो जाती है, तुरंत बाहर चली जाती है हमारे नॉस्ट्रिल के थ्रू फिर से, ठीक है। अब एक बार जरा डायग्राम में इसको देख लेते हैं अच्छे से, दोनों चीज़ जो हमने पढ़ी है अभी तक। तो देखिए O2 गैस यहाँ पे है, हमको O2 गैस अंदर लेनी है, ठीक है। वैसे आती सारी गैसें हैं लेकिन हम फिलहाल O2 के बारे में सिर्फ बात करने वाले हैं। तो जब हमने सांस अंदर की तरफ खींचनी है तो क्या होगा, अंदर की तरफ कब आएगी, जैसे हम लोग अंदर की तरफ सांस खींचेंगे तो पहले क्या होगा, हमारी रिब्स जो होंगी ये ऊपर की तरफ, इंटरकॉस्टल मसल जो होंगी ये ऊपर की तरफ सिकुड़ के छोटी हो जाएंगी, ठीक है। और जो हमारा डायाफ्राम ऐसे होता है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, वो भी कहाँ, नीचे की तरफ सिकुड़ेगा। तो ये सिकुड़ेगा नीचे की तरफ, तो ऐसे यानी कि चिपटा, ये देखो चिपटा दिख रहा है, चिपटा हो जाएगा, ठीक है। अब जब ऐसा होगा तो जो थोरैकिक कैविटी होती है वो उसका एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया जो होगा वो बढ़ जाएगा। अब एरिया बढ़ गया तो इसके अंदर का जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बाहर का जो प्रेशर है वो क्या है, वो ज़्यादा है। तो जब बाहर का प्रेशर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है एयर का मूवमेंट किधर होता है, हाई टू लो, तो बाहर की वजह से अंदर क्या आ जाएगा, एयर अंदर की तरफ आ जाएगा। तो ऐसे इंस्पिरेशन हो जाता है, ठीक है। फिर जब ऐसे हो गया तो अभी तो क्या है हमारा, अब जब इसके अंदर एयर आ गई तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, इसके अंदर का एरिया, जाहिर सी बात है एयर जब ज़्यादा भर जाती है तो यहाँ प्रेशर बहुत बढ़ गया, इसके अंदर का प्रेशर अब बढ़ चुका है। तो जब प्रेशर बढ़ चुका है तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा हम एयर बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करेंगे। जब निकालने जाएंगे तो जो हमारा डायाफ्राम होता है वो रिलैक्स होगा, और रिलैक्स किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ रिलैक्स होगा, फिर से कैसा बन जाएगा, फिर से डोम के शेप का बन जाता है, ठीक है। और जो हमारी ये इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं ये भी रिलैक्स हो जाएंगी, यानी कि ये भी पूरी फिर से फैल जाएंगी जैसे फैली हुई थी। और इसका एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया इसका जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, इसका एरिया कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा हो जाता है, लंग्स का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो बाहर का जो प्रेशर होगा वो कम है, अंदर का प्रेशर जो वो ज़्यादा है। तो प्रेशर का मूवमेंट किधर होता है, हाई टू लो की तरफ होता है। तो प्रेशर क्या, तो एयर कहाँ चला जाएगा, अंदर से बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एक्सपिरेशन और ऐसे इंस्पिरेशन होता है। इसको होने में 2 सेकंड का टाइम लगा है, इसको होने में 3 सेकंड का टाइम लगा, ठीक है। यानी कि टोटल 5 सेकंड में ये दोनों प्रोसेस हमारी हो गई। यानी कि एक बार जब हमने ब्रीद किया ना तो यही दोनों चीज़ें हमारे दोनों लंग्स के अंदर हुई हैं। तो हमने देख लिया इसकी एक्सपिरेशन क्या होता है, इंस्पिरेशन क्या होता है, दोनों हमने अच्छे से समझ लिया, मैकेनिज्म जान लिया अच्छे से क्या होता है। अब आगे हम बात करने वाले हैं, ये फिजिकल जो हमारी रिएक्शन थी, जो फिजिकल एस्पायरेशन था वो टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे केमिकल एस्पायरेशन के बारे में देखते हैं। अब देखो केमिकल रेस्पिरेशन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो देखो इफ़ मोर द CO2 मोर H+ आयन फॉर्म ब्रीदिंग रेट बिकम इंक्रीजेस। यानी कि अगर हमने जैसे इंस्पिरेशन किया है तो उसमें अगर CO2 गैस जो होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी के अंदर आ गई है तो क्या होगा, H+ आयन भी उतना ही ज़्यादा बनेगा, और जितना H+ आयन होगा उतना ही क्या होगा, ब्रीदिंग रेट हमारा उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि जल्दी में सांस उतनी ज़्यादा ही मतलब क्या होगा, जल्दी जल्दी सांस लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि CO2 बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है हमें O2 उतना ही ज़्यादा चाहिए, इसलिए ब्रीदिंग रेट हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या दिया, लेस द CO2 लेस H+ आयन आर फॉर्म ब्रीदिंग रेट बिकम
डिक्रीज। अब अगर हमारी बॉडी में CO2 कम है तो जाहिर सी बात है H+ आयन भी कम बनेगा। इस वजह से क्या होगा, हमारी ब्रीदिंग रेट कम रहेगी, यानी कि हम लोग सांस आराम से लेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में CO2 कम है तो इतना कोई दिक्कत नहीं है, O2 जितना है हमारा काम चल जाना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। इफ़ नो CO2 नो ब्रीदिंग, अगर हमारी बॉडी में CO2 नहीं है तो हम ब्रीदिंग ही नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि CO2 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे ब्रीदिंग के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब बात करेंगे टाइप ऑफ रेस्पायरेशन की, कि रेस्पिरेशन के टाइप क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं रेस्पिरेशन। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया। पहला है एनारोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो देखिए एरोबिक एनारोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन, एरोबिक एनारोबिक मतलब होता है एब्सेंट, एन मतलब क्या होता है एब्सेंट, क्या एब्सेंट होता है ऑक्सीजन, मतलब ऐसी रेस्पिरेशन की प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन जो होता है वो एब्सेंट होता है, उसको बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखो होता कैसे, हमारी मसल्स जो होती है हमारी हड्डियों के अंदर, मतलब क्या होता है वो ऊपर मसल्स पाई जाती है ना, तो जो मसल्स होती हैं उसमें जो ग्लूकोज पाए जाते हैं वो जो होते हैं O2 के एब्सेंस में ही ब्रेक हो जाते हैं। वो किस में ब्रेक हो जाएंगे, पायरुवेट में होते हैं। ग्लूकोज जो होता है इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, यानी ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन का एटम होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल होता है सॉरी। तो ये हमारे मसल्स के अंदर पाया जाता है। ये बिना O2 के प्रेजेंस में ही क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। और किस में टूट जाता है, पायरुवेट में। पायरुवेट जो होता है वो 3 कार्बन का एटम होता है। ठीक है, 3 कार्बन का एटम होता है। ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा लैक्टिक एसिड में। ठीक है, जो कि हमारे दूध में भी पाया जाता है। दूध जो होता है हम पीते हैं मिल्क, उसमें भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है जब दही बन जाता है वो। ठीक, तो ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये जो होता है इसी की वजह से जब ये बन जाएगा हमारे मसल्स में तो इसी की वजह से हमारे मसल्स में बहुत पेन होता है। याद रखिएगा लैक्टिक एसिड जितना ज़्यादा मसल्स में बनता है ना उतना ही ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड का हमारे मसल से बनना कैसी प्रोसेस है, एनारोबिक प्रोसेस है, क्योंकि ये किसकी प्रेजेंस से बनता है, सॉरी एब्सेंस में बनता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में बनता है। ठीक है, ऐसा दूसरा देख लेते हैं। अब जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, ये टूटता है पायरुवेट में, यानी कि 3 कार्बन एटम में टूटेगा। किसकी प्रेजेंस में टूटेगा, ईस्ट की प्रेजेंस में। और किस में चेंज हो जाएगा, एथेनॉल में, यानी कि जो एथिल अल्कोहल होता है उसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, जो अल्कोहल मतलब होता है थिनर जिसको हम लोग बोलते हैं, वाइट कलर का होता है, लैब वगैरह में यूज़ किया जाता है थिनर, ये होता है एथेनॉल। तो जब ग्लूकोज जो होगा वो एथेनॉल में टूट जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, ईस्ट की प्रेजेंस में टूटेगा और CO2 में टूटेगा। तो ये भी कैसी होगी, एनारोबिक रिएक्शन होगी। ठीक है, ईस्ट आपको पता होगा फंगस होता है, एक तरह का क्या होता है, फंगस होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हुई है ये हुई है अल्कोहल बनाने की, यानी कि अल्कोहल बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज़ होती है, एनारोबिक रिएक्शन यूज़ होती है। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ईस्ट की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। जैसे विनेगर होता है, सिरका बन गया, विनेगर बनता है ना, सिरका विनेगर हो गया। या फिर हम लोग बनाते हैं ये एथेनॉल, जो इसकी बात कर रहा है ये अल्कोहल होता है। ये दोनों टाइप की रिएक्शन क्या होती है, एनारोबिक रिएक्शन ही होती है। ठीक है, तो हमने देख लिया। अब आगे पढ़ लेते हैं। इन ह्यूमन मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन विच लैक्टिक एसिड फॉर्म, जो कि हम लोग यहाँ बात कर चुके हैं। ठीक है, इफ लैक्टिक एसिड डिपॉजिट इन मसल्स दे कॉज क्रैम्पिंग, अगर हमें मसल्स में ये लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो गया बहुत सारा बन के तो ये क्रैम्पिंग करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा खिंचाव बहुत महसूस कराता है। ठीक है, खिंचाव बहुत दर्द होता है। एंड इफ लैक्टिक एसिड चेंज इनटू यूरिक एसिड, और अगर ये लैक्टिक एसिड यूरिक एसिड में चेंज हो गया तो फिर कौन सी बीमारी हो जाती है, अर्थराइटिस हो जाती है। ठीक है, लैक्टिक एसिड जब तक है तब तक तो चलो खिंचाव होगा, दर्द होगा हमारे मसल्स में, लेकिन अगर ये यूरिक एसिड में चेंज हो गया तब वहाँ पर कौन सी बीमारी हो जाती है, अर्थराइटिस, जो कि हमारे जॉइंट में अक्सर आपने देखा होगा अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है ना, जॉइंट में बहुत पेन होता है, उसी को अर्थराइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। अब बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है कि ग्लूकोज जो होता है यानी कि C6H12O6 ये होगा ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है और 6 CO2 के मॉलिक्यूल बनाता है, 6 वाटर के मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, ये तो रिएक्शन होती है इसकी। और 38 ATP के मॉलिक्यूल बनाएगा, यानी कि ATP का मतलब होता है ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी जो बनती है वो किसके फॉर्म में बनती है, ATP के फॉर्म में बनती है। ठीक है, जैसे हम लोग पैसे किसके फॉर्म में रखते हैं, सिक्के के रूप में रखते हैं या फिर नोट के रूप में रखते हैं ना अपने घरों में। हम लोगों को पैसे कैसे मिलते हैं, सिक्के नोट के रूप में मिलते हैं। सेम उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी किसके रूप में होती है, ATP के रूप में ATP के रूप में होती है। ठीक है, तो ATP को एक तरह से देखा जाए तो एनर्जी के सिक्के भी कहा जाता है। ठीक है,
चलिए देख लेते हैं। अब आगे देखते हैं स्टेप इन्वॉल्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें होते हैं 5 स्टेप इन्वॉल्व। ठीक है, पहला हमने क्या देखा, जो हम फिजिकल प्रोसेस पढ़ रहे थे ना, वो भी एक तरह से देखा जाए वो भी हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान करते हैं। ठीक है, अभी आप पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ क्लियर होनी है सब कुछ। तो पहला स्टेप क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स। हम लोगों ने क्या किया, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन गैस ली, हमारे लंग्स तक गया। पहला स्टेप तो यही हुआ। ठीक है, ये हमारे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का पार्ट होता है। एक्सटर्नल का पार्ट क्यों होता है, क्योंकि अभी हमने जो भी पार्ट सब कुछ किया वो हमारे लंग्स तक ही है। ठीक है, क्योंकि एयर का जो मतलब एक्सचेंजमेंट हुआ है वो हमारे बाहर जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसके और लंग्स के बीच में हुआ है, इसलिए ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। अब लंग्स में पहुंच गया एयर, तो ये एयर लंग्स से कहाँ जाएगा, ब्लड के बीच में एक्सचेंज होगा। तो दूसरे स्टेप में क्या होता है, लंग्स और ब्लड के बीच में एयर का एक्सचेंज होता है। अब ये एक्सचेंज हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, बॉडी के बाहर नहीं हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। क्योंकि जो ब्लड से गैस जा रही है वो लंग्स के अंदर जा रही है, और जो लंग्स से गैस जा रही है वो ब्लड के अंदर जा रही है, दोनों बॉडी के अंदर ही हो रहे हैं ना, दोनों चीज़ चेंज, तो इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर थर्ड क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। अब ब्लड में लंग से गैस आ गई है तो ब्लड क्या करेगा, गैसों को ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी कि बॉडी के अंदर ये भी क्रिया हो रही है, तो इसलिए ये भी कैसा हो जाएगा, इंटरनल रेस्पिरेशन हो जाएगा। फिर फोर्थ नंबर क्या आता है, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। तो ब्लड में अब ब्लड क्या करेगा, इसको ट्रांसपोर्ट करेगा। अब ये O2 जो है वो ब्लड से टिश्यूज में जाएगा और टिश्यूज से CO2 जो है वो ब्लड में आ जाएगा। ठीक है, ये डिफ्यूजन इसके अंदर होता है, कैसे होगा अभी मैं इसको भी क्लियर कर दूंगी। ठीक है, ये भी इंटरनल रेस्पिरेशन होगा क्योंकि ये भी बॉडी के अंदर ही हो रही क्रिया। ठीक है, फिर फिफ्थ नंबर क्या आता है, फिफ्थ आता है यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन। यानी कि जो ऑक्सीजन गैस हमारे टिश्यूज तक पहुंच गई है, अब ये क्या करेंगे, हमारे सेल्स इसको कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए यूज़ करेंगे, यानी कि ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में है उसके ब्रेकडाउन में क्या करने वाले हैं, अब इस O2 का यूज़ करने वाले हैं, एंड रिजल्टेंट रिलीज CO2 सेलुलर रेस्पिरेशन इंटरनल। यानी कि अब इस प्रोसेस में क्या होगा, जो हमारे सेल्स के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको तोड़ने के लिए हम लोग इस O2 का यूज़ करेंगे, एनर्जी बनेगी और CO2 गैस इससे रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये भी इंटरनल रेस्पिरेशन होता है क्योंकि ये भी हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है। ठीक है, हम लोगों ने अच्छे से क्लियरली देख लिया कितने स्टेप्स होते हैं, क्या क्या होता है। ठीक, फिर देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। एरोबिक रेस्पिरेशन 2 पार्ट्स में होता है, एक तो होता है कंडक्टिंग पार्ट, दूसरा होता है एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ एयर को कंडक्ट करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम जो किया जा रहा है उसको बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। वो हमारे नेजल पोर यानी कि जो नाक का छिद्र होता है वहाँ से लेकर के ब्रोंकियल्स तक होता है। ठीक है, यानी कि एल्वियोली के बाहर का जो पार्ट होता है ब्रोंकियल्स होता है वहाँ तक का होता है। फिर एक्सचेंज वाला पार्ट कहाँ से होता है, जब हमारी एयर कहाँ पहुँच जाती है, हमारे एल्वियोलर डक्ट में पहुँच जाती है। फिर यहाँ से एल्वियोलर डक्ट से एल्वियोलाई के बीच में जो एयर का क्या हो रहा है, मतलब पहुंच रही वहाँ से, उसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी पार्ट। क्योंकि यहीं पर क्या हो रहा है, ब्लड के बीच में और एल्वियोलाई के बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा हमारे अंदर मतलब जो पार्ट क्या कैसे काम कर रहे हैं, कंडक्टिंग पार्ट, एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पार्ट क्या होते हैं, इसको भी हमने क्लियर कर लिया। तो देख लेते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो हम लोग पढ़े रहते हैं पीछे। तो जो ब्रीदिंग होती है वो और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, इसका यानी कि O2 और CO2। ठीक है, हमने ब्रीदिंग कर लिया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखा, अभी एक्सचेंज ऑफ गैसेस में डिटेल में पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का ही पार्ट होता है। इनहेलेशन में जो तो हम लोग सांस जब अंदर की तरफ खींचते हैं तो O2 जो होती है वो क्या होती है, वो आपको पता होगा, वो एनवायरनमेंट में 21% होती है, तो वही हमारी 21% हमारे अंदर भी आती है। CO2 जो होती है एनवायरनमेंट में 0.03% होती है, वही हमारे बॉडी के अंदर भी आती है। नाइट्रोजन तो होती है 78.09% होती है, वही हमारे बॉडी के अंदर आती है। ठीक है, यानी कि एनवायरनमेंट में ये तीनों गैसें जितनी परसेंट होती है वो हमारे बॉडी में इनहेलेशन के दौरान आ जाती हैं। ठीक, अब जब हम एक्सहेलेशन करते हैं यानी कि मतलब सांस को बाहर की तरफ निकालते हैं तो क्या होता है, तो O2 जो होती है सिर्फ 17% ही जाती है, मतलब कि 4% जो O2 है वो क्या होती है, हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर लेती है।
क्लियर हो गया। यानी कि एक्सहेलेशन में O2 की क्वांटिटी क्या हो रही, कम हो रही है, यानी कि O2 लेता तो ज़्यादा लेकिन छोड़ता निकालता कम है। CO2 0.03% आ रहा बट रिलीज कितना होता है 4%, यानी कि एयर से लिया तो कम है लेकिन जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा CO2 बन रहा है उसको भी रिलीज करने का काम एक्सहेलेशन में होता है। और नाइट्रोजन जितना लिया है उतना ही छोड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन गैस हमारी बॉडी में बनती तो है नहीं, बाहर से जितनी ली उतनी सीधे की सीधे वापस कर दी जाती है, क्योंकि इसका कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो ये तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, और उसका इंटरनल रेस्पिरेशन अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है हमारा लंग्स से स्टार्ट होता है। ठीक है, हमारे टिश्यूज़ तक होता है। तो लंग्स से जो O2 गैस होती है वो सीधे कहाँ जाती है, ब्लड में जाता है। किसके थ्रू जाता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है, O2 को बाइंड करता है। हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, RBC होती हैं, RBC के अंदर क्या होता है, सिर्फ हीमोग्लोबिन भरा होता है। इसको हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, कुछ बताने की जरूरत है नहीं आपको। तो जो RBC होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और यही हीमोग्लोबिन क्या करता है, O2 को बाइंड कर लेता है। ठीक है, अब हमारे हीमोग्लोबिन आ गया ब्लड में, फिर क्या होगा, हमारे बॉडी में जो CO2 होता है वो क्या होगा, हमारे लंग्स में जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन जो होता है वो 10 से 20% जो होता है डिजॉल्व इन प्लाज्मा, 7% एंड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। तो अगर हम बात करें CO2 की, तो जो CO2 हमारी होती है, जरा इसको हाँ इधर कर लें। ठीक है, तो जो CO2 होती है वो 10 से 20% हीमोग्लोबिन के द्वारा, और प्लाज्मा के द्वारा 7%, और बाइकार्बोनेट के द्वारा 70%। यानी कि जो हमारी बॉडी में CO2 होता है सबसे ज़्यादा बाइकार्बोनेट के फॉर्म में बाहर निकलता है, और हीमोग्लोबिन के थ्रू 10 से 20% बाइंड होकर बाहर निकाला जाता है, और प्लाज्मा के द्वारा 7% निकाला जाता है। ठीक है, ये सब कैसे होगा इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, पूरा डिटेल में अच्छे से इसके बारे में बताने वाली हूँ कैसे क्या होने वाला है। उसके बाद क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, तो इन सबको मैं थियोरेटिकल मतलब अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करके सब कुछ क्लियरली नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। आज के लिए इतना ही।